तीन तरह की खेती करने वाली बहू की तीन तरह की रसोई। सावित्री अपने तीनों बेटों के कमरे में जाती है। कमरे के अंदर उसके तीनों बेटे तैयार हो रहे थे। संजय शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बालों में स्टाइलिंग जेल लगा रहा था। छोटा बेटा सुमित अपने ऊपर महंगे परफ्यूम का छिड़काव कर रहा था। वहीं मंझला बेटा विकास अपनी शर्ट को इस्त्री कर रहा था। घर में पकाने के लिए एक दाना तक नहीं है और नवाबजादों को तो देखो, घर की कोई फिक्र नहीं, बस बालों में जेल और परफ्यूम लगाकर बाहर मटर गश्ती करने जा रहे हैं। आह, माँ, तुम्हारा सुबह सुबह ये ड्रामा फिर से शुरू हो गया। अरे जब भी हम बाहर जाते हैं तुम शुरू हो जाती हो। हाँ माँ, तुम प्लीज हमारा मूड मत खराब किया करो। अरे माँ को बोलने दो भाइयों, इनका तो हमेशा का ही काम है बोलना। विकास के कपड़े इस्त्री हो चुके थे। वो जल्दी से अपनी प्रेस की हुई शर्ट पहनता है और फिर तीनों भाई अपनी माँ की बातों को पूरी तरह अनसुना करके अपनी बाइक की चाबी उठाते हैं और दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं। तीनों बेटों के चले जाने के बाद सावित्री हॉल में जमीन पर बैठकर अपना माथा पीटने लगती है। हे भगवान, मैंने कैसे बेटों को जन्म दिया है। ये लोग तो एकदम नालायक और नकारा है। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तभी बड़ी बहू पूजा दौड़कर आती है। उसके पीछे राधा और कविता भी आती है। क्या हो गया माँ जी, आप इस तरह सुबह सुबह क्यों परेशान हो रही हैं? परेशान ना हो तो क्या करूं बहू, मेरे तीनों बेटे घर को तो देखते ही नहीं हैं, बस ऐसे ही सज धज कर निकल जाते हैं। यहाँ पर घर में पकाने के लिए कुछ राशन तक नहीं है और वो सब बाहर पैसे उड़ाने निकल गए। राधा सावित्री के कंधों पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देती है और समझने की कोशिश करती है। अरे माँ जी, आप तो जानती है ना उनकी आदत। एक तरफ घर के अंदर बहुएं अपनी रोती हुई सास को संभाल रही होती है, तो वहीं उनके पति आवारा लफंगों की तरह बाइक में घूम रहे थे, जिन्हें देखकर खेत पे काम कर रहे दो लोग बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो, तीनों नवाबजादे जा रहे हैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन हीरो बने फिरते हैं। अरे सही कह रहे हो, एक नंबर के बेकार हैं तीनों। बाप ने इतनी जमीन बनाई और ये तीनों बिना काम धाम के सब डुबोने में लगे हुए हैं। अपने पिता का काम तो इन्होंने पहले ही बर्बाद कर दिया है। माधव और हरिया की बातें तीनों बेटों के कानों में पड़ती है। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर विकास को तो बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में मुट्ठी बींचते हुए पीछे मुड़ता है। ए, क्या बोला रे तूने? एक बार फिर से बोल। विकास को गुस्से में देखकर सुमित उसका हाथ पकड़कर खींचता है। अरे छोड़ो ना भैया, इन जायलों के मुंह क्या लगना, चलो यहाँ से। सुमित के कहने पर विकास शांत होता है और वहां से तीन भाई मुर्गों की लड़ाई वाले अखाड़े में पहुंचते हैं। वहां काफी भीड़ थी और शोर शराबा हो रहा था। लोग मुर्गों पर पैसे लगा रहे थे और मुर्गों को आपस में लड़वा रहे थे। अरे कल जो हमने थोड़े पैसे जीते थे ना, वो बचे हुए हैं मेरे पास। एक काम करते हैं, इस मुर्गे की लड़ाई में लगा देते हैं, सीधा पैसा डबल हो जाएगा। क्या कहते हो भाइयों? हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। चलिए फिर हम लोग मुर्गी के फाइट में पैसे लगाकर अपने पैसे को डबल करते हैं। तीनों भाई चालाकी से मुस्कुराते हैं और फिर पैसा डबल करने के लालच में मुर्गों की लड़ाई में पैसे लगा देते हैं। संजय जोर जोर से चिल्लाता है, मेरा मुर्गा जीतेगा, मेरा मुर्गा जीतेगा। तीनों भाई अपने मुर्गों के लिए खूब चीयरिंग करते हैं, लेकिन उनका मुर्गा हार जाता है और वो सारे पैसे गवा बैठते हैं। मुर्गों की लड़ाई में अपने सारे पैसे हारने के बाद तीनों भाइयों का चेहरा लटक जाता है। संजय उदास होकर अपना सिर पकड़ लेता है। लो भाई, गए सारे पैसे। अब घर जाएंगे तो हमारी पत्नियां फिर हमसे ताना मारेंगी और हमारा खून पिएंगी। एक तरफ जहां घर के तीनों बेटे अपने पैसे जुए में हार गए थे, तो वहीं घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। सावित्री पसीने में भीगी हुई रसोई में आती है। बहू, आज खाने में कुछ बनाया है क्या? पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ जी, रसोई में तो कुछ है नहीं, बस थोड़े से चावल बचे थे और 2 आलू हैं। कोई बात नहीं बहू, एक काम करो, इन्हीं आलू का चोखा बना दो। हम सब चावल के साथ आलू का चोखा खाकर ही पेट भर लेंगे। सावित्री देवी आंगन में बाहर बैठती है। वो मन में सोचती है, मेरे पति कितने मेहनती थे, उनके रहते कभी इस घर में खाने की कमी नहीं हुई, लेकिन मेरे बेटों की वजह से घर की हालत ऐसी हो गई। उसकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक चलने लगता है। संजय, विकास, सुमित, बेटा तुम्हारे पिताजी जाने के बाद तुम लोगों को ही खेत संभालना है। तुम्हारे पिता का बड़ा सा खेत भी है और गांव के किनारे तालाब भी है, और तुम तीनों अपने पिता के काम को संभालना शुरू क्यों नहीं करते हो? अपनी माँ की बात सुनकर बेटे मुंह बना लेते हैं।
क्या माँ, मैं खेत में काम करूंगा, मिट्टी से मेरे इतने महंगे जूते खराब हो जाएंगे। मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं माँ, मुझे तो बाइकिंग का शौक है, मैं एक बड़ा राइडर बनूंगा। और क्या आप मुझे ये खेती बाड़ी वाली छोटी जिंदगी देना चाहती हैं? मैं बिजनेस करने के लिए बना हूं। सावित्री ये सब सोच ही रही थी कि तभी तीनों बहुएं खाना लेकर जमीन पर चटाई पर बैठती है। वो सादी सी थाली में चावल और आलू का चोखा सावित्री को परोसती है और खुद भी खाती है। इन तीनों नकारों ने मुझे उल्लू बना दिया। इनके चक्कर में पड़कर हमारा हरा भरा खेत सूख गया। अगर मुझे पहले पता होता कि ये लोग इतने बेकार हैं तो मैं किसी और को अपने खेत पर काम करने के लिए रख लेती। माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मैं तो तुम तीनों के पतियों को बोल बोल कर थक गई हूँ कि जाकर खेत में पानी डाल दो या खाद डाल दो। पता नहीं अब हमारे खेत का क्या हाल हुआ होगा। तीनों बहुएं और सावित्री चावल और आलू का चोखा खाती है। उसके बाद सावित्री अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तीनों बहू ने अपने घर का सारा काम खत्म कर लिया था। वो तीनों आंगन में परेशान होकर बैठी थी। दीदी, हम कब तक इन लोगों के भरोसे बैठे रहेंगे? इन पर निर्भर रहकर तो हम भूखे ही मर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम कविता, हमारे पतियों से कुछ नहीं होने वाला है। उनकी वजह से घर की हालत देखो कैसी हो गई है। हम लोग यहाँ खाने के लिए तरस रहे हैं और हमारे पति मजे से अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खा रहे होंगे। राधा की बात बिल्कुल सच थी। मुर्गे की लड़ाई हारने के बाद भी तीनों के पति अपने बचे हुए पैसे होटल में चावल दाल चिकन मछली मिक्स सब्जी लेकर आराम से खा रहे थे। वहीं घर पर खाना न होने की वजह से तीनों बहुएं परेशान थी। मुझे लगता है कि अब हमें परेशान होना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। हमारी किस्मत अपने आप नहीं बदलेगी, हमें अपने घर की स्थिति खुद बदलनी होगी। छोटी सही कह रही है, लेकिन हम करें तो करें क्या? तीनों बहुएं आंगन में बैठी यही सोच रही थी, तभी मौसम अचानक बदल जाता है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अरे जल्दी छत पर चलो, वहाँ कपड़े डाले हुए हैं, कहीं हमारे कपड़े बारिश में ना भीग जाए। तीनों बहू जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाती है और अपने धोए हुए कपड़ों को उतारने लगती है। तभी उनका ध्यान उनके ससुर जी के खेत की तरफ जाता है। वो देख रही हो, उस बाउंड्री से लेकर उस बाउंड्री तक ये इतना बड़ा खेत हमारे ससुर जी का है और हमारे खेत के दूसरी तरफ ही तालाब भी है जहाँ वो मछली की खेती करते थे। अपने ससुर के इतने बड़े खेत को देखकर राधा के दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना खुद खेती करें। हाँ, मेरे मायके में थोड़ी बहुत खेती होती थी, मैं उस बंजर जमीन पर ताजी सब्जियों की खेती कर सकती हूँ। अगर छोटी खेत संभाल लेगी तो मैं उस तालाब की सफाई करके उसमें मछलियों की खेती कर लूंगी। और मेरे पिताजी तो फल बेचा करते थे, मुझे फलों की अच्छी पहचान है। मैं बगीचे वाले हिस्से में फलों की खेती करूंगी। ससुर जी ने वहाँ कल के पौधे भी तो लगाए हुए हैं, मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। हम तीनों मिलकर 3 तरह की खेती करेंगे। अगले दिन गर्मी बहुत थी। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर खेती के औजार हल कुदाल खुरपी लेकर निकल पड़ती है। पूजा सीधा बाजार जाती है। भैया, मुझे मछली पालन के लिए अच्छी नस्ल की छोटी मछली के बीज दे दीजिए। मछली वाला पूजा को मछली के बीज दे देता है। पूजा बाजार से मछली के बीज लेकर सीधा अपनी पुश्तैनी तालाब पहुंचती है। कविता पसीने से लथपथ होकर सूखी और सख्त मिट्टी पर कुदाल चलाने लगती है। गर्मी इतनी थी कि उसका गला सूख रहा था। इतनी गर्मी में खेती करने में तो मेरी हालत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कुआं ही पी जाऊंगी। कविता बहुत प्यासी थी, लेकिन वो रुकती नहीं है। राधा फल में पेड़ों की छटाई करती है और बाल्टियों से पानी भर भर कर फलों के पौधों पर डालती है। पानी भरने की वजह से तो मेरा हाथ लाल हो गया है। उफ, मेरे हाथ तो बहुत दर्द कर रहे हैं। कविता अपने हाथों में फूंक मारती है। पूजा तालाब में मछलियों के बीज डाल रही थी। तीनों बहुएं अपनी अलग अलग तरह की खेती कर रही थी। बहुओं को इस तरह खेत में काम करता हुआ देखकर उनकी पड़ोसन आपस में बात करने लगती है। अरे देखो, ये तो सावित्री की बहुएं हैं, कितनी मेहनत करती हैं बेचारी। देखो खेतों में कितनी मेहनत कर रही हैं। हाँ बहन, पति तो किसी काम के है नहीं, निखट्टू हैं। जो काम घर के मर्दों को करना चाहिए था वो आज बेचारी बहुओं को करना पड़ रहा है। ऐसे पति तो सच में किसी को भी ना मिले। तीनों बहुएं सब सुनती हैं। उन्हें दोनों औरतों की बातें बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए अपने मन में मगन रहती है। शाम को काम खत्म करने के बाद तीनों बहुएं घर लौटती हैं। उनके कपड़े मिट्टी और कीचड़ से पूरी तरह से सने हुए थे। चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून था। अपनी तीनों बहुओं को देखकर सावित्री दौड़कर उनके पास आती है और भावुक हो जाती है। तुम तीनों कहाँ से आ रही हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? हम तीनों ससुर जी के खेत में खेती करने के लिए गए थे माँ जी।
मेरी बच्चियों, जो काम मेरे बेटे ना कर सके आज मेरी बहुओं ने वो कर दिखाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सावित्री अपनी बहुओं से बात कर रही थी कि तभी उसके तीनों बेटे संजय, विकास और सुमित थके हारे और उदास चेहरे लेकर घर आते हैं। आ गए आप लोग, आज हम तीनों। विकास झुंझलाते हुए बात को काट देता है। अरे यार, इस वक्त बात करने का कोई मूड नहीं है, हम लोग बहुत थक गए हैं। हाँ पूजा, कोई फालतू की बात मत करो अभी। चलो भाइयों, जाकर सो जाते हैं। तीनों भाई बिना कुछ सुने अपने कमरों में चले जाते हैं। बहुएं बस उन्हें देखती रह जाती है। जून का महीना था तो काफी गर्मी हो रही थी, लेकिन थकान की वजह से बहू को नींद आ जाती है। सावित्री के घर में सभी सो रहे थे, तभी अचानक खेतों की तरफ से कुछ जंगली जानवरों के घुर्राने और पौधों के टूटने की भयानक आवाजें आने लगती हैं। हे राम जी, ये कैसी आवाज थी? जंगली जानवरों की आवाज सुनकर कविता नींद से अचानक चौंकते हुए घबराकर उठ बैठती है। दीदी, ओ राधा दीदी, उठो जल्दी, खेतों से कैसी आवाजें आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पौधे को नोच रहा है। कविता की बात सुनकर राधा भी आंख मलते हुए नींद से उठती है। क्या है कविता, इतनी मुश्किल से आंख लगी थी और तुमने उठा दिया। राधा नींद में बड़बड़ा रही थी, तभी पूजा बेड से उतरते हुए कहती है, अरे राधा, कविता सही कह रही है, आवाजें तो सच में आ रही है। छत के किनारे से झांक कर देखो। तीनों बहुएं अपनी हवेली की खिड़कियों से झांक कर देखती है तो बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो जंगली और आवारा जानवर लग रहे हैं, ये तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर देंगे। तीनों बहुएं खिड़की से अपने खेत को देखती है तो चांदनी रात में उन्हें दिखता है कि उनके खेतों में जंगली बैलों का झुंड घुस आया है। कोई फल के पौधे उजाड़ रहा है तो कोई तालाब के पास की जमीन खोद रहा है और कोई कविता के खेत खराब कर रहा है। अरे कोई कुछ तो करो, ये लोग मेरे खेत खराब कर देंगे, मैं जा रही हूँ नीचे। तीनों बहुएं बिना अपने पतियों को जगाए नंगे पैर ही नीचे खेतों की तरफ भागती है। उनके चेहरों पर अपनी मेहनत खराब होने का डर साफ दिखाई दे रहा था। खेतों में घुप अंधेरा और कीचड़ था। राधा अपने हाथ में एक डंडा उठाती है और जोर से चिल्लाती है, हुर्र, हटो यहाँ से, निकलो हमारे खेत से। राधा बैलों को अपने खेत से भगा ही रही थी कि तभी अचानक एक बैल राधा की तरफ झपटता है। राधा पीछे हटती है और कीचड़ में फिसल कर धड़ाम से गिर जाती है। उसके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। राधा, संभल कर, हाय राम, इसके तो पैर से खून आ रहा है। पूजा राधा को संभालती है तो वहीं कविता बैलों को भगाने की कोशिश करती है। वो बैलों को भगाने के लिए डंडा हाँकने लगती है। तुम लोग जाओ यहाँ से, हमारी मेहनत बर्बाद मत करो। काफी मशक्कत के बाद जानवर वहां से भाग जाते हैं। तीनों बहुएं मिट्टी और कीचड़ में सनी हुई हांफती हुई घर के आंगन में वापस आती है। तीनों बहू की आवाज सुनकर उनके पति भी नीचे आ जाते हैं। ये क्या आधी रात को नौटंकी लगा रखी है तुम तीनों ने? इतनी गर्मी में वैसे भी इंसान परेशान है, ऊपर से तुम्हारी ये चीख पुकार। राधा को कीचड़ में सना हुआ देखकर विकास उनका मजाक उड़ाने लगता है। और ये क्या हाल बना रखा है? रात के 1:30 बजे खेतों में कुश्ती लड़ने गई थी क्या? राधा लंगड़ाते हुए गुस्से में विकास को देखती है। कुश्ती नहीं लड़ रहे थे, हमारी मेहनत बचा रहे थे। जंगली सुअर और बैल आ गए थे खेत में, पूरा खेत खराब कर दिया है। अरे तो खराब हो जाने दो ना, कौन सा आप लोग वहाँ सोना उगा रही हो? अरे हम लोग देते तो हैं तुम्हें खाने पीने के पैसे, फिर ये फालतू की खेती बाड़ी का शौक पालने की क्या जरूरत है? विकास और सुमित की बकवास बातें सुनकर पूजा को गुस्सा आ जाता है। वो सुमित को करारा जवाब देती है, पैसे देते हो? जो पैसे तुम लोग देते हो ना, उसमें या तो चावल आ सकता है या तो आटा। हमें तो याद भी नहीं है कि हमारी रसोई में आखिरी बार सब्जी कब बनी थी। आप लोग तो बाहर अच्छा खाना खा लेते हैं, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। हम लोग भी इंसान हैं, हमारा भी मन करता है कुछ अच्छा खाने का। आप लोग तो हमें पैसे देते नहीं हैं, इसलिए अब हम लोग अपनी खेती करके ही अपनी रसोई करेंगे। कैसे पति हैं आप लोग, आपको तो अपनी पत्नियों की जरा भी चिंता नहीं है। तुम्हारी इसी बकवास की वजह से मुंह नहीं लगता। शौक पूरे करने हैं तो करो, पर हमारी नींद खराब मत करो। चलो सब सोने। तीनों पति बिना अपनी पत्नियों की चोट की परवाह किए वापस अपने कमरों में चले जाते हैं। बहुएं आंगन में रह जाती हैं। पूजा और कविता मिलकर राधा के पैरों से कांटे निकालती है और दवाई लगाती है। राधा के पैर पर हल्दी का लेप लगाते हुए कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे पत्थर दिल है हमारे पति, एक बार पूछा तक नहीं कि चोट कितनी गहरी है। कविता को रोता हुआ देखकर राधा उसे संभालती है। रो मत कविता, कल सुबह हम फिर से खेत में जाएंगे और देखेंगे क्या बचा है। हम हार नहीं मानेंगे।
राधा के पैरों में पट्टी करने के बाद सभी सो जाते हैं। अगले दिन भी हर दिन की तरह काफी गर्मी थी। 3 बहुएं सुबह उठकर खेत देखने के लिए चली जाती हैं। तीनों बहुएं उदास मन से अपने अपने खेतों की तरफ देख रही थी। कविता अपनी सब्जियों के खेत में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सब्जियों की सारे बीज चिड़ियों ने चुग लिए और कल रात बैलों ने मेरा पूरा खेत कुचल दिया। देखो मेरे हाथों में कैसे छाले पड़ गए थे, इन्हें बोते वक्त सब बर्बाद हो गया। एक तरफ कविता अपनी सब्जियों को लेकर रो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा अपने तालाब को देखकर माथा पीट रही थी। मेरी तो पूरी बचत डूब गई। मैंने अपनी बचत के आखिरी पैसों से इस तालाब में मछलियों के बीज डाले थे, लेकिन तालाब में रह रही बड़ी मछलियों ने मेरे बीज को खा लिया और बगुले मेरी आधी मछलियां खा गए। राधा अपने फलों के पौधों को सहला रही थी। मेरी फलों की क्यारियां देखो, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से कोई बुलडोजर गुजरा हो। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तीनों बहुएं अपनी खेती को देखकर रो रही थी। तभी पीछे से पतियों की बाइक की आवाज आती है। तीनों पति तैयार होकर वहां से गुजर रहे थे। अपनी पत्नियों को रोता हुआ देखकर वो अपनी गाड़ियां रोकते हैं। पूजा की आंखों में आंसू देखकर संजय उसका मजाक उड़ाता है। क्यों, मिल गया सुकून? अरे हमने तो पहले ही कहा था कि ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। औरतों का काम कोई रसोई तक ही है। ये खेतों में मिट्टी फांकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये आंसू बहाना बंद करो और घर जाकर मेरे कपड़े इस्त्री करो। मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। और तुम जाकर पंचायत के लिए मेरे कपड़े निकाल कर तैयार रखो। पंचायत में मुझे इज्जत से जाना है, तुम्हारी तरह मिट्टी में सनकर नहीं। चलो निकलो यहाँ से। राधा, कविता, पूजा, तीनों के पति उनका मजाक उड़ाकर अपनी बाइक लेकर चल देते हैं। पतियों की इन कठोर बातों से बहुओं के दिल में गहरी चोट पहुंचती है। तीनों बहुएं गुस्से में तमतमाती हुई घर वापस आ जाती है। पूजा गुस्से में अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में कोसती है। बहुत हो गया, हम इनकी नौकरानी नहीं है जो दिन रात इनके ताने सुने और फिर इनके कपड़े भी धोए। सही कह रही हो दीदी, जब इन्हें हमारी मेहनत की, हमारे आंसुओं की कोई कद्र नहीं है, तो हम भी इनके लिए कुछ नहीं करेंगे। आज से हड़ताल, कोई रसोई में नहीं जाएगा। अब से हम तीनों इनका कोई काम नहीं करेंगे। जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तब इन्हें हमारी अहमियत समझ आएगी। भाड़ में जाए इनके कपड़े और इनकी पंचायत। तीनों बहुएं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। दोपहर से रात हो जाती है। घर में सन्नाटा छाया हुआ होता है। तीनों पति बाहर से भरपेट खाना खाकर डकार मारते हुए लौटते हैं। भैया आज तो अच्छा हुआ हमारे दोस्तों ने पार्टी दे दी। मजा आ गया खाना खाकर। तो मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। मैं तो चला सोने। सीधे अपने कमरे में जाकर वो सो जाते हैं। लेकिन बहुएं और उनकी सास सावित्री दिन भर से भूखी थी। उनके पेट में चूहे कूद रहे थे। कविता पेट पकड़ कर कराहते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। दीदी, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है भूख के मारे। भूख तो मुझे भी लगी है, पर जो ये पतियों की बेरुखी का दर्द है ना, वो इस भूख से ज्यादा बड़ा है। तभी पूजा वहां आती है। उसे भी भूख लगी थी। तीनों बहुएं बात कर ही रही थी कि तभी सावित्री के कमरे से उन्हें रोने की आवाज आती है। क्यों जी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपको मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए था। देखा, आज हमारे बेटों की वजह से घर में कितना तमाशा हो रहा है। मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। सावित्री को ऐसे रोता हुआ देखकर तीनों बहुओं को बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि हमें अपने पतियों की गलतियों की सजा माँ जी को नहीं देनी चाहिए। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। हम लोग तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन इस उम्र में माँ जी को भूखा रखना ठीक नहीं है। तीनों बहुएं रसोई में जाती हैं और राशन के डिब्बे झांकती है। सारे डिब्बे खाली पड़े थे। मुश्किल से एक डिब्बे में थोड़ा सा आटा और एक जार में थोड़ा सा आम का अचार मिलता है। पूजा आटे को परात में निकालती है। बस यही बचा है, चलो इसी से रूखी सूखी रोटियां सेक लेते हैं। पूजा आटा गूंथ देती है। राधा बचे हुए आटे से 4-5 रोटी बनाती है और कविता रोटी को प्लेट में सजाकर अचार के साथ उसे सावित्री के कमरे में ले जाती है। हमें माफ़ कर दीजिएगा माँ जी, जो हमने हड़ताल करने का सोचा। रसोई में बस थोड़ा सा आटा था तो हमने उससे आपके लिए रोटी बना दी। पूजा की बातें सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तीनों बहुएं भी रो रही थी। वो अपनी बहुओं के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्हें समझाती है। रो मत मेरी बच्चियों, मेरी गलती है कि मैंने अपने बेटों को कभी सही संस्कार नहीं दिए। अगर मैं शुरू से ही इन पर लगाम कस के रखती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पर अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें खुद ही अपने हक के लिए लड़ना होगा। तीनों बहू अपनी सास को रोटी खिलाती है और अपने अपने कमरे में सो जाती है। सुबह पतियों के कुछ आवारा दोस्त घर के अंदर आते हैं और आवाज लगाते हैं। ओ संजय, विकास, जल्दी बाहर आ यार, आज तो बड़ी बैठक होने वाली है। अगर आज बाजी मार ली तो सीधा लखपति बनेंगे। अरे अरे, बस चल ही रहे हैं भाई, आज तो सारा नुकसान वसूल कर लूंगा।
संजय, विकास और सुमित खुशी खुशी बाहर आते हैं। सावित्री भी गुस्से में बाहर घर से निकलती है। डूब मरो तुम तीनों, घर में खाने को दाना नहीं है और तुम लोग जुआ खेलने जा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों के घर बर्बाद करने आ जाते हो सुबह सुबह। निकलो हमारे दरवाजे से। पूजा की बात सुनकर संजय को गुस्सा आता है और वो पूजा को धक्का दे देता है। अपनी जुबान पर लगाम रख। हमारे दोस्तों से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तीनों बहुओं के पति अपने बाइक पर बैठते हैं और धूल उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। बहुएं उन्हें बेबसी से जाता हुआ देखती है। पूजा के साथ ऐसा व्यवहार देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है। अगर किस्मत ने हमें ऐसे नालायक पति दिया है तो हम अपनी किस्मत खुद ही बदलेंगे दीदी। बिल्कुल सही। चिड़ियों ने खेत चुग लिया और बगुलों ने मछलियां खा ली तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अब तो ये लड़ाई आर पार की है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम लोग, अब बस बहुत हो गया। अपने आंसू पोंछकर तीनों बहुएं खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। कविता मिट्टी के मटके में आंख मुंह नाक देती है और 2 लकड़ियों को प्लस की तरह जोड़कर उस पर कपड़े डालकर स्कैरियो बना देती है। दीदी देखो, मैंने ये स्कैरियो बनाकर तैयार किया है। इसे देखकर चिड़िया डरेगी और मेरे फलों के पास भी नहीं फटकेगी। कविता उस पुतले को खेत के बीचों बीच गाड़ देती है और खेत जोत कर नई सब्जियों के बीज बोती है। वहीं पूजा बाजार जाती है और वो अपने सोने के कान के बुंदा गिरवी रख देती है और उन पैसों से मछली का जाल और छोटी छोटी मछलियों का बीज ले आती है। वो तालाब में जाल डालकर बड़ी मछलियों को निकाल लेती है। इन मछलियों को बेचकर तो थोड़ी कमाई हो जाएगी और आज हम लोग कुछ खा भी लेंगे। मतलब आज तो पार्टी होने वाली है दीदी। राधा की बात सुनकर तीनों बहुएं हंसने लगती है। फिर पूजा तालाब को खाली करके उसमें छोटी मछलियों के बीज डाल देती है और उसके ऊपर मछलियों का जाल डाल देती है ताकि भगोले मछलियों को खा ना सके। राधा तुम क्या कर रही हो? राधा जंगल में कांटेदार झाड़ियों को काट कर लाते हुए पूजा को जवाब देती है। पूजा दीदी, बैलों के आने के बाद भी ससुर जी के फलों के पौधे काफी हद तक ठीक है, बस उन्हें केयर की जरूरत है। इन कटीली झाड़ियों से एक ऊंचे बाउंड्री बना दूंगी, अब कोई बैल अंदर नहीं घुस पाएंगे। राधा मेहनत से अपने खेत के चारों ओर कांटों की बाउंड्री लगाती है। वो पौधे छटने वाले औजार से फलों के पौधों की छटाई करती है और फिर सभी पौधों में खाद डालती है। साथ में राधा अपने खेत में एक तरफ में मिट्टी खोदकर उसमें आम की गुठलियां और तरबूज के बीज बो देती है। हमने फिर से शुरुआत तो की है, बस इस बार हमारी मेहनत रंग लाए। खेतों में काम करने के बाद वो घर आ जाती है। पूजा ने मछली बेचकर थोड़े पैसे कमाए थे तो उससे वो चावल खरीद लेती है और फिर तीनों बहू एक साथ मिलकर रसोई में चावल मछली बनाती हैं। आज तुम लोगों की वजह से कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को नसीब हुआ है। माँ जी, ये तो शुरुआत है, आप आगे आगे देखते जाइए हम लोग क्या क्या करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। राधा पूजा के खेत में पानी डालती है। कविता पूजा के तालाब की मछलियों को खाना खिलाती है। खेतों में खाद डालना, सिंचाई करना, मछली को खाना देना, सारे काम वो मिलकर करती है। एक दिन शाम को तीनों पति थके हारे सिर झुकाए घर लौटते हैं। जुए में वो अपने सारे पैसे हार चुके हैं। उनके चेहरे लटके हुए होते हैं। सब खत्म हो गया, एक भी बाजी नहीं जीते आज। बहुएं उन्हें देखकर हंसती है पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाती। क्या हुआ, लखपति बन गए? कहा था ना, इन गलत रास्तों का अंजाम भी गलत होता है, लेकिन तुम जैसे को समझ कहाँ आता है। पति कुछ नहीं बोलते और चुपचाप अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक मौसम बदलता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। कविता आंगन में जाकर बारिश में भीगने लगती है। दीदी, बारिश हमारी मेहनत रंग ला रही है। अरे बारिश ज्यादा हो गई तो हमारे खेतों की मिट्टी बह जाएगी, जल्दी चलो। तीनों बहुएं बारिश में भागकर खेतों में जाती है और फावड़े से मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाने लगती है ताकि पानी पौधों को नुकसान न पहुंचाए और तालाब का पानी बाहर न बहे। वो पूरी तरह से कीचड़ में सनी थी, लेकिन उनके चेहरों पर एक सुकून था। उनकी फसलें अब बड़ी होने वाली थी। उधर पति अपनी आदतों से मजबूर होकर फिर एक बड़े दंगल में जुआ खेलने जाते हैं। विकास, ये पहलवान कमी नहीं हारता, इस पर दांव लगा दे। यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरी पत्नी के जो जेवर रखे हैं ना, मैं उन्हें गिरवी रखता हूँ। अगर मैं जीता तो मुझे 2 गुने पैसे चाहिए। हाँ, मैं भी अपनी पत्नी के कंगन दांव पर लगाता हूँ। तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों के सारे जेवर दांव पर लगा दिए थे, पर उनका पहलवान बुरी तरह से हार जाता है। शर्त के मुताबिक जीतने वाले लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। पहलवान का आदमी जोर से दरवाजे पर लात मारता है। अरे घर में कोई है? बाहर आओ, तुम्हारे मर्दों ने जुए में अपने पत्नियों के जेवर हाथ दिए हैं, लाओ निकालो साहब।
बहुएं ये सुनकर सन्न रह जाती है। सावित्री गुस्से में अपने तीनों बेटों के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ती है। डूब मरने का कोई चुल्लू भर पानी बचा है या वो भी हार गए जुए में? अपनी पत्नियों के जेवर हार गए। थू है तुम्हारी मर्दानगी पर। अरे तुम लोग जेवर निकालते हो क्या? हम लोग तुम्हारे पतियों को ले जाकर उनके दिल गुर्दे निकाल कर बेच दें। अपने पतियों की जान बचाने के लिए तीनों बहुएं अपने गहने निकाल कर पहलवान को दे देती हैं। ले जाओ ये गहने। संजय, सुमित और विकास शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े होते हैं। पूरे गांव के सामने उनकी भारी बेइज्जती होती है। गांव वाले उन पर थूकते हैं। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार खेतों में बाहर आ गई है। राधे के फलों के बागान में ताजे सेब, अनार, केले और आम लटक रहे हैं। पूजा का तालाब मछलियों से भरा हुआ था जो पानी में छलांगे लगा रही थी, और कविता के खेत में ताजी शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर और लौकी लहरा रही है। राधा खुशी से फलों की टोकरी उठाते हुए कहती है, दीदी देखो कितनी मीठी खुशबू आ रही है फलों से, और मेरी मछलियाँ तो देखो बिल्कुल ताजी और बड़ी हैं। आज तो हम जश्न मनाएंगे। आज हमारे घर की रसोई में एक नहीं बल्कि 3 तरह के पकवान बनेंगे। फल, सब्जी और मछली लेकर तीनों बहुएं घर आ जाती हैं। तीनों बहुएं अपने अपने काम में जुट जाती हैं। हवा में मसालों और ताज़े खाने की एक जादुई खुशबू तैर रही थी। कविता ताज़े फलों को काट कर फ्रूट सैलेड तैयार करती है। फलों का जूस निकाल कर कांच के बड़े गिलासों में डालती है। पूजा चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई चढ़ाती है और सरसों के तेल के गर्म करके मछलियों को हल्दी, लाल मिर्च और लहसुन के पेस्ट में लपेट कर फिश फ्राई करती है। आहा दीदी, क्या खुशबू आ रही है मछलियों की। मुझे तो अभी से भूख लग गई है। रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है। फिश फ्राई के साथ पूजा फिश करी, टिक्का, काफ़ी कुछ बनाती है। सरसों और धनिया की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। कविता दूसरे चूल्हे में पूजा ताज़े बैंगनों को भून कर उसमें प्याज टमाटर का तड़का लगाकर शानदार बैंगन का भरता, शिमला मिर्च के अंदर मसालेदार आलू भरकर स्टफ शिमला मिर्च और लौकी को कद्दूकस करके नरम नरम लौकी के कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करती है। खाना तो बन गया दीदी, चलिए अब खाते हैं। तीनों अपने पकवान लाकर जमीन चटाई पर सजाती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी राजा का भोज लगा हो। सावित्री, तीनों बहू के पति, सब लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं। इतना सारा खाना कहाँ से आया? पैसे कहाँ से आए? तुम लोगों को ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। खाना मिल रहा है ना, चुपचाप खा लो। ये खाना मेरी बहू की मेहनत के हैं। मेरी तीनों बहू ने 3 तरह की खेती करके अपनी 3 तरह की रसोई की है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सभी लोग खाना खाते हैं। बहुत दिनों बाद तीनों बहुएं भी अच्छा खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद तीनों पति अपने कमरे में आ जाते हैं। हमने अपनी पत्नियों के साथ बहुत गलत किया है। हमारी वजह से उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी और आज देखो उनकी मेहनत रंग लाई। सही कह रहे हो भाई, हमारी जान बचाने के लिए तीनों ने अपने सारे गहने दे दिए, जबकि हमने तो उनके साथ कितना गलत किया था। तीनों बहू के पतियों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तीनों बहुएं अपने खेत की ताज़ी सब्जियां, मछली और फलों को बेचने लगती है और पैसे कमाने लगती है। एक दिन बाजार में पैसे गिनते हुए कविता, दीदी कहाँ पहले हमें पैसों का मुंह देखने को नसीब नहीं होता था और आज हम अपनी मेहनत की कमाई गिन रहे हैं। कविता की बात सुनकर पूजा और राधा मुस्कुरा देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन रसोई में तीनों बहुएं अपने अपने खेत से सब्जी, फल और मछली लाकर अपनी रसोई कर रही थी। उनके खाने की ये लाजवाब खुशबू हवा के साथ उड़कर पड़ोस से सरपंच के घर तक पहुंचती है। सरपंच के घर शहर से उनका एक मेहमान आया हुआ था जो शहर में एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट चला रहा था। माफ कीजिएगा, मैं पास ही रुका था। आपके घर से जो मसालों और ताजे खाने की खुशबू आ रही है उसने मुझे यहाँ खींच लिया। क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या बन रहा है? ये मेरी तीनों बहुओं की मेहनत है। इन्होंने खेती खुद की है और आज अपनी उगाई चीजों से ये 3 तरह की रसोई तैयार की है। आप अंदर आइए ना और हमारे साथ खाना खाइए। रेस्टोरेंट का मालिक अंदर आता है और तीनों तरह के खाने को चखता है। वो उंगलियां चाटता रह जाता है। अद्भुत, भाई लाजवाब। मैंने शहर के बड़े बड़े होटल्स में ऐसा स्वाद नहीं चखा। आपकी सब्जियों का कुरकुरापन और मछली का वो पारंपरिक स्वाद और फलों की ये ताजगी ये सब जादुई है। रेस्टोरेंट का मालिक अपने बैग से 50,000 रुपए की गड्डियां निकालता है और पूजा के हाथ में रखता है। ये एडवांस है। मैं चाहता हूँ कि आप तीनों हर रविवार को मेरे शहर वाले रेस्टोरेंट में आकर यह 3 तरह की रसोई का कॉन्सेप्ट चलाएं। मैं आपको हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा और आपकी उगाई हुई सब्जियां, फल और मछलियां भी सीधे मेरे रेस्टोरेंट में ही सप्लाई होंगी। क्या आपको मंजूर है? तीनों बहुओं की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो एक दूसरे को गले लगा लेती है। जी हमें मंजूर है।
तभी पीछे खड़े तीनों पति जो ये सब देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, वो अपनी पत्नियों से नजरें नहीं मिला पाते। उन्हें अपनी हर गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो पूजा, मैं अंधा हो गया था, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, तुम्हारे गहने हार गया। मैं एक निकम्मा पति हूँ। तुम लोगों ने साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो मिट्टी से भी सोना निकाल सकती है। राधा, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, मुझे माफ कर दो। कविता, आप लोगों के साथ हाँ बहुत गलत किया है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे खेतों में हल हम चलाएंगे, तुम्हारे साथ पसीना हम बहाएंगे। बस एक बार हमें माफ कर दो। माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आज से ये तीनों बहुएं घर की मालकिन हैं और तुम तीनों इनके खेतों में एक मजदूर की तरह काम करोगे। बोलो, मंजूर है? हाँ माँ, हमें मंजूर है, हम जिंदगी भर इनकी सेवा करेंगे। राधा, पूजा और कविता एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। उन्होंने न सिर्फ अपनी मेहनत से खेतों को हरा भरा कर दिया था, बल्कि अपने निकम्मे पतियों की सोच को भी बदलकर एक नया परिवार बना दिया था।